रैंडम ट्रेडिंग हमें नहीं करनी चाहिए। आपकी जो ट्रेडिंग डिसीजन होनी चाहिए वो मोस्टली फैक्ट्स के ऊपर ट्रेड डिसीजन होना चाहिए, ना कि फीलिंग के ऊपर हमें ट्रेड करनी चाहिए। तो हमें ओवरऑल कैरेक्टर ऑफ द मार्केट को ध्यान में रखना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट का जो कैरेक्टर है वो बुल कैरेक्टर है या बियर कैरेक्टर है। अब मार्केट में समथिंग अर्जेंट है तभी गैप है, सारे के सारे गैप्स फिल होते हैं ऐसा नहीं है। नॉर्मली 200 दिन के मूविंग एवरेज के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें जनरली फोकस करना चाहिए कि 3 से 4 स्टॉक मैक्सिमम या 2 इंडेक्स से ज़्यादा में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मार्केट टर्न अचानक से कभी नहीं होती है, टर्न करने में मार्केट को समय लगता है, यानी कि मार्केट के 4 फेज होते हैं। गुड ट्रेड नॉर्मली रिस्पॉन्ड्स क्विकली, यानी आपने जैसे ट्रेड लिया और अगर वो अच्छे सेटअप अच्छे प्लानिंग के साथ आप कर रहे हैं तो वो तुरंत आपको उसके रिजल्ट्स देते हैं। ट्रेडिंग से हमें होप को हटाना होगा। आपके कैपिटल में 2% से ज़्यादा का लॉस किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक मार्केट में लॉसेस को आपको बचा करके रखना है ताकि आप अगले दिन ट्रेड कर पाएं और आपके पास कैपिटल बनी रहे। अगर मेरा सेटअप नहीं है तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉप लॉस फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और पिछले सभी वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं ट्रेडर्स प्रो टिप्स, यानी कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स जिसे हमें ट्रेडिंग में ध्यान रखना चाहिए और हर ट्रेडर्स को इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे ध्यान रख करके ट्रेडिंग करनी चाहिए। और ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये मुझे पिछले 20 सालों की ट्रेडिंग रिसर्च और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, तो वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और आज हम लोग बातचीत करेंगे ट्रेडर्स प्रो टिप्स के बारे में कि एक ट्रेडर्स को क्या क्या प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जो सिस्टम है, आपके पास कुछ ना कुछ एक सिस्टम होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ट्रेड डिसीजन लेते हैं। रैंडम ट्रेडिंग हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि किसी भी लेवल पे बाय कर लिया, किसी भी लेवल पे सेल कर दिया, कोई भी स्टॉप लॉस लगा लिया, ऐसा नहीं। आपकी एक अपनी प्लानिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से रूल्स देखने हैं जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड डिसीजन लूं। जैसे मेरे अपने रूल्स ये होते हैं कि प्राइस एक्शन और डेटा एक्शन, यानी कि पीसीआर रेशियो अगर पॉजिटिव है तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा और पीसीआर रेशियो नेगेटिव है तो पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। एंट्री की जो प्लानिंग होगी वो क्या तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पे होगी या वीवैप के आसपास एंट्री होगी। स्टॉप लॉस जो मेरा होगा वो डे लो होगा और टारगेट जो मेरा होगा वो 1:1.5 के आसपास होगा। तो ये एक प्रॉपर फ्रेम, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही ट्रेड करना चाहिए ऑप्शन। अगर आप हैफेजार्ड वे में ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको जो ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना चाहिए जिसकी कम से कम एवरेज विन रेट 60% से ऊपर हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है मार्केट का तो जो सिस्टम पे मैं ट्रेड करता हूँ पीसीआर रेशियो, ये ऑलरेडी बैक टेस्टेड है जिसमें 65% से ज़्यादा हिट रेशियो मिलती है। आप इसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो फैक्ट्स के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए, यानी कि आपकी जो ट्रेडिंग डिसीजन होनी चाहिए वो मोस्टली फैक्ट्स के ऊपर ट्रेड डिसीजन होना चाहिए, ना कि फीलिंग के ऊपर हमें ट्रेड करनी चाहिए। अब फैक्ट्स में आप क्या क्या देख सकते हैं। फैक्ट्स में जो जनरली एक तो हो गया कि प्राइस के क्या लेवल्स हैं, प्राइस लेवल्स देखा जा सकता है, कैंडल्स की क्लोजिंग देख सकते हैं, इंडिकेटर्स की वैल्यू देख सकते हैं, वॉल्यूम्स हो गई, वॉलेटिलिटी हो गई, यानी कि कुल मिला के फैक्ट्स बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। फैक्ट्स में पीसीआर का डेटा आप देख सकते हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख सकते हैं, प्राइस का पैटर्न देख सकते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे हमें ट्रेड डिसीजन लेना चाहिए, ना कि इमोशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये हो गया सेकंड प्रो टिप्स। थर्ड, फटाफट मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे प्रोप्राइटरी ऐसे साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो आप सभी को सीखना और समझना चाहिए। थर्ड है कि जब भी आप ट्रेड करें तो आपको एक लॉन्ग टर्म
मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म आउटलुक का आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, क्या उसके ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म विच इज अ डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड बन रहा है और उसी के डायरेक्शन में आपको आवरली टाइम फ्रेम में अगर एंट्री मिलती है तो ट्रेड करना है। यानी कि लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म, ये तीनों ट्रेंड को देख करके समझ के ही ट्रेड करना चाहिए। यानी कि वीकली, डेली, आवरली चार्ट्स अगर अलाइन है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड के साथ, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करेंगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा मिलने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट, अगर हम बातचीत करें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, तो आपने कई बार सुना होगा कि सपोर्ट टेस्ट हो रहा है या रेसिस्टेंस टेस्ट हो रहा है या ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। तो इसमें सीखने की चीज ये है कि कोई भी सपोर्ट लेवल, जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट लेवल, ये रेसिस्टेंस लेवल है, इसने एक बार टेस्ट करा, दो बार टेस्ट करा, तीन बार टेस्ट, चार बार, पांच बार, और ये हमारे सपोर्ट लेवल हो गए। तो जो लेवल बार बार टेस्ट हो रहे हैं उसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए एक बार ये टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, तो अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरा पॉजिटिव है, अगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, मान लीजिए वीकली में ट्रेंड पॉजिटिव, डेली में ट्रेंड पॉजिटिव, और आवरली में आप देख रहे हैं कि बार बार रेसिस्टेंस टेस्ट हो रही है, तो मार्केट में ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर मान लीजिए अगर ओवरऑल ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो जो सपोर्ट लेवल है वो अगर बार बार टेस्ट हो रहा है तो उसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो की लर्निंग ये है, द मोर ऑफन अ लेवल इज टेस्टेड, द हायर चांस ऑफ breaking it down or breaking it out depending on the overall long term चार्ट्स एंड ट्रेंड। यानी कि अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है तो रेसिस्टेंस के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू सपोर्ट्स को ब्रेक होने के। तो जब हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को एनालाइज करते हैं, बहुत तरीके के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो सकते हैं। प्राइस के बेसिस पे हो सकता है, टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे हो सकता है, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हो सकता है। बट की लर्निंग इस पॉइंट में यही है कि अगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है तो देयर इज अ हायर चांसेस कि रेसिस्टेंस जल्दी ब्रेक करेंगे, और अगर ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है दैट मींस रेसिस्टेंस विल स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड सपोर्ट कैन ब्रेक इजीली, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब मान लीजिए ओवरऑल जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें ओवरऑल कैरेक्टर ऑफ द मार्केट को ध्यान में रखना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट का जो कैरेक्टर है वो बुल कैरेक्टर है या बियर कैरेक्टर है। अब ये बुल और बियर कैरेक्टर आप कैसे एनालाइज करेंगे? ये एक तो सिंपल मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं, और सिंपल मूविंग एवरेज में 50 डेज 50 पीरियड मूविंग एवरेज, 50 पीरियड मूविंग एवरेज आप यूज कर लीजिए, और एक उसमें 30 पीरियड मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए। सिंपल करने के लिए दो मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए, और अगर प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब कि ये हो गया कि मार्केट का जो कैरेक्टर है वो बुल कैरेक्टर में मार्केट चल रही है। और अगर मान लीजिए इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है प्राइस, तो इसका मतलब बियर मार्केट की कैरेक्टर में चल रही है। तो इसी एंगल से फिर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखना है। बट अगर ओवरऑल मार्केट के कैरेक्टर को सिंपल तरीके से देखना है, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके, तो आप डेली चार्ट्स पे 50 पीरियड और 30 पीरियड का एक सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। और अगर इन दोनों के ऊपर चल रही है तो बुलिश मार्केट है, और इन दोनों के नीचे चल रही है तो बेयरिश मार्केट है, और उसी के हिसाब से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे हमें फोकस करना है। अब नेक्स्ट आती है गैप्स के बारे में, कि कई बार आप देखते हैं कि मार्केट में गैप अप होती है या गैप डाउन होता है। तो ये जो गैप्स होते हैं, ये गैप्स क्यों होते हैं? और गैप ये शो करता है कि मार्केट में समथिंग अर्जेंट है, तभी गैप है। भाई कोई चीज अगर तेजी से भाग रही है तो इसका मतलब उसको अर्जेंसी है, तभी वो दौड़ रहे हैं। अगर कोई रनिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि अगर सपोज रोड पे कोई दौड़ के जा रहा है तो कुछ ना कुछ अर्जेंट होगा, तभी वो दौड़ करके जा रहे हैं। उसी तरीके से मार्केट अगर गैप अप हो रही है यानी रनिंग हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट को अर्जेंसी है, इसलिए मार्केट गैप अप कर रही है। अब गैप्स का मतलब क्या हुआ कि गैप का मतलब ऐसा नहीं है कि हर बारी वो गैप फिल करेगी या नीचे आएगी, क्योंकि मार्केट अगर अर्जेंसी है, गैप अप हो रही है,
तो बड़े गैप्स को नॉर्मली गैप अप अगर हो रही है तो उसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ फोर्स है, इसीलिए बड़ा गैप हुआ है और उसमें पार्टिसिपेशन है, शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो बड़े गैप को अगर पॉजिटिव गैप अप है तो उसमें नॉर्मली हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कि गैप हो गई 200 पॉइंट तो आप कूद करके वहां पे ले रहे हैं, आपको सुटेबल रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। यानी कि मार्केट में अगर ये गैप अप हो रहा है और गैप अप के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगी और उसके बाद फिर से सेकेंड जो वेव बनेगी उसमें हमें एंट्री करनी है। यानी गैप अप में लर्निंग ये है कि शॉर्ट साइड नहीं जाना है, क्योंकि गैप में अर्जेंसी है, गैप में एक फोर्स है और उस फोर्स के अगेंस्ट हमें प्ले नहीं करना है। हम बाय करें ना करें बट हमें शॉर्ट नहीं करना है। अगर गैप डाउन है तो गैप डाउन के केस में हमें सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, न कि बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। क्योंकि ये जो गैप्स क्रिएट होते हैं, ये जो गैप्स क्रिएट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो गैप्स आप देख रहे हैं, ये गैप क्रिएट होने के बाद मार्केट नॉर्मली थोड़ा कंसोलिडेट करती है और उसके बाद फिर ये नया मूव की तरफ मूव करती है। क्योंकि ये जो गैप जब क्रिएट हुआ तो इस गैप में अर्जेंसी है और एक तरीके का फोर्स क्रिएट हुआ है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, बायर एंड सेलर्स के बीच में। तो कंसोलिडेशन के बाद देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस विल मूव अप। अगर मान लीजिए यही कोई गैप डाउन है, अगर ये गैप डाउन है तो इस केस में हल्का सा पॉज लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाती है। तो लर्निंग ये है कि गैप अप और गैप डाउन के बाद अगर गैप अप है तो हमें उस कंसोलिडेशन में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और गैप डाउन है तो उस कंसोलिडेशन में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, न कि कॉन्ट्रा ट्रेड करनी चाहिए। सारे के सारे जो गैप्स, एक मिथ है कि सारे के सारे गैप्स फिल होते हैं, ऐसा नहीं है। गैप्स के बाद कई बार साइडवेज भी मार्केट हो सकता है और कुछ कुछ गैप्स हैं जो फिल होते हैं। और गैप्स भी कई तरीके के होते हैं, ब्रेक अवे गैप्स होते हैं, रनिंग गैप्स होते हैं। बट यहां पे इतना ही समझना है कि गैप्स के अगेंस्ट या काउंटर ट्रेंड हमें नहीं प्ले करना चाहिए। अब आती है नेक्स्ट प्रो टिप कि लास्ट आवर में कई बार आप लोग देखते हैं कि मार्केट में बहुत ही फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। तो यह बोला जाता है कि मार्केट जो सुबह ओपनिंग होती है, ओपनिंग इज बाय इमोशनल एंड क्लोजिंग इज बाय प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो हमेशा क्लोजिंग आवर में कैपिटल का कमिटमेंट होता है, क्योंकि अगर मार्केट के क्लोजिंग में रैली आ रही है तो वहां पे कैपिटल का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो कैपिटल का कमिटमेंट होता है। तो क्लोजिंग को हमें ऐसा समझना चाहिए कि अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो रही है, लास्ट आवर में मार्केट में रैली आ रही है, इसका मतलब कैपिटल कमिटमेंट हो रही है। लास्ट आवर में मार्केट सेलिंग आ रही है, इसका मतलब कैपिटल का विड्रॉवल हो रहा है। तो लास्ट का 2 घंटा क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल कमिटमेंट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर बाइंग एंड तक कंटिन्यू करती है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि अगले दिन भी पॉजिटिव ओपनिंग, या अगले दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होकर के थोड़ा नीचे भी आती है तो वापस बाइंग रेज्यूम कर जानी चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट ऑफ कैपिटल है। तो इसमें बेसिकली लास्ट आवर में कभी भी अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है। तो अगर लास्ट आवर में कोई रैली बन रही है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो वो वैलिड ब्रेकआउट माने जाते हैं। अगर कोई भी ब्रेकआउट अगर 1 बजे के बाद होता है तो उसे आप ज्यादा वेटेज देंगे कंपेयर टू अ ब्रेकआउट जो करीब 10-11 बजे हो रहा है, क्योंकि वहां पे कैपिटल कमिटमेंट ऑलरेडी बन चुकी है। अगला पॉइंट हो गया कि मार्केट 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, आपने सुना होगा कि 200 दिन की मूविंग एवरेज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है और यह बोला जाता है कि अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है उसका ट्रेंड नेगेटिव है। 200 दिन इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और उसमें से जनरली जो ट्रेडिंग डेज होते हैं वो करीब 200, 220, 215 इतने ही ट्रेडिंग डेज एक साल में होते हैं, अगर आप सैटरडे संडे और छुट्टियों को निकाल दें। तो इसलिए 200 डेज मूविंग एवरेज का मतलब हो गया कि पूरे एक साल का ट्रेंड यहां पे कैप्चर हो गया, और पूरे एक साल की जो एवरेज प्राइस है अगर उससे ऊपर चल रहा है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहां पे लर्निंग ये है इस पॉइंट में कि कोई भी स्टॉक अगर वो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है तो इसका मतलब ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज पॉजिटिव। अगर निफ्टी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है तो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। अगर बैंक निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है तो लॉन्ग टर्म उसे हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो बेसिकली 200 दिन की मूविंग एवरेज आप
को वीकली बेसिस पे आप देख सकते हैं ओवरऑल, यानी कि देखिए ये 200 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, अगर इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है तो ये स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। और उसी तरीके से अगर ये 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ट्रेड हो रही है तो इसका मतलब इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। तो इस तरीके से आप एक ओवरऑल स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड निकाल सकते हैं और उसके लिए 200 दिन की मूविंग एवरेज को आप यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली 200 दिन के मूविंग एवरेज के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। बहुत इंट्राडे में आप कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म यानी कि कैरी फॉरवर्ड में 200 दिन के मूविंग एवरेज के अगेंस्ट हमें ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे स्टॉक्स में, बहुत सारे इंडेक्स में एक साथ ट्रेड करते हैं। तो यानी कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। इसका मतलब सारे स्टॉक्स में या सारे इंडेक्स में एक साथ ट्रेड करने में हमें मास्टरी कभी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे नहीं आ पाती है। तो हमें जनरली फोकस करना चाहिए कि 3 से 4 स्टॉक मैक्सिमम या 2 इंडेक्स से ज़्यादा में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अगर स्टॉक्स में कर रहे हैं तो आप अपने 3-4 स्टॉक्स, फेवरेट स्टॉक्स पे ही फोकस कीजिए और उसमें आपको एनफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रॉफिट बनाने के लिए। आप जैसे निफ्टी या सेंसेक्स, ये 2 इंडेक्स पे मेन फोकस कीजिए जहां पे आप एनफ अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। तो यहां पे मेन ये है कि वॉच फ्यूअर मार्केट्स डीपली, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप सारे मार्केट, यानी कि आप क्रिप्टो भी कर रहे हैं, आप कमोडिटी भी कर रहे हैं, आप रिलायंस भी कर रहे हैं, आप एफएनओ के 200 स्टॉक्स में भी ट्रेड कर रहे हैं, उसमें क्या है फोकस नहीं आ पाता है और हम प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। तो मेन क्या है, फोकस होना चाहिए। आप निफ्टी, कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स जैसे मान लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में रख लिया और 2-3 स्टॉक्स रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, इस तरीके से हमने रख लिया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आप फोकस्ड वे में करेंगे तो आपकी वॉच लिस्ट छोटी होगी, स्मॉल वॉच लिस्ट रखनी चाहिए। उसके बाद ईच लेवल्स हमें क्लैरिटी मिलेगी कि भाई निफ्टी के का डेटा कैसे बिहेव करता है। आप प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर पाएंगे, रिव्यू कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्टॉक्स पे एक साथ ट्रेड करेंगे तो लेवल्स को ट्रैक करना भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो समरी ये है कि लिमिटेड स्टॉक्स में अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा फोकस्ड अप्रोच होगा और आउटपुट जो होगी वो बेटर निकल करके आएगी। फिर अगला पॉइंट आते हैं कि मार्केट की टर्निंग कई बार बुल से बियर और बियर से बुल मार्केट की तरफ मूव करती है। तो ये आप समझिए कि मार्केट टर्न अचानक से कभी नहीं होती है। टर्न करने में मार्केट को समय लगता है, यानी कि मार्केट के 4 फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन, फिर दोबारा मार्कअप, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर दोबारा मार्कडाउन और फिर फर्दर सेलिंग होती है। तो इस तरीके से मार्केट में रिवर्सल होने में हमेशा धीरे धीरे रिवर्सल होंगे। रिवर्सल यूजुअली बिल्ड स्लोली। अचानक से कई बार आप देखते हैं कि मार्केट ऊपर मूव कर रही है और एक रिट्रेसमेंट मिलती है तो उसे हम लोग गलती से रिवर्सल समझ लेते हैं, बट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो रिवर्सल कभी भी होगा तो उसके पहले कंसोलिडेशन होगा जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिग्नल बोलते हैं। तो मार्केट में विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्सल जनरली नहीं होता है अनटिल अनलेस की कोई न्यूज आ जाए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम बिफोर रिवर्सल, यानी कि अगर बुल मार्केट है और रिवर्सल का मतलब बियर मार्केट आएगी, तो बिफोर अ रिवर्सल देयर मस्ट बी अ कंसोलिडेशन विच इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड। तो आपको अचानक से यह ध्यान रखना है कि रिवर्सल कभी नहीं होता है। रिवर्सल जब भी होगा इट इज ओनली आफ्टर अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अ कंसोलिडेशन सिग्नल। अब अगला प्रो टिप्स ये है कि जो अच्छे ट्रेड्स, कई बार आप देखते हैं कि आपने अच्छे ट्रेड्स लिए वो तुरंत प्रॉफिटेबल होने लगते हैं, यानी कि गुड ट्रेड नॉर्मली रिस्पॉन्ड्स क्विकली। यानी आपने जैसे ट्रेड लिया और अगर वो अच्छे सेटअप्स, अच्छे प्लानिंग के साथ आप कर रहे हैं तो वो तुरंत आपको उसके रिजल्ट्स देते हैं। तो गुड ट्रेड क्या हो सकता है? गुड ट्रेड ये हो सकता है कि आपने सही लेवल पे प्लान के तहत एंट्री करी। जैसे हम लोग वीवैप पे एंट्री करते हैं तो वो गुड ट्रेड हो गया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 61.8% पे एंट्री किया तो वो गुड ट्रेड हो गया। तो आपकी एंट्री प्लानिंग अगर अच्छी है तो आपका ट्रेड तुरंत ही प्रॉपर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर आपने गलत जगह पे एंट्री कर ली तो ट्रेड में स्टार्टिंग से ही M2M नेगेटिव दिखने लगता है। तो हमें गुड ट्रेडर बनना है, उसके लिए हमें ट्रेड में राइट एंट्री प्लान करनी है ताकि मेरा ट्रेड स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबल बना रहे।
और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ट्रेडिंग से हमें होप को हटाना होगा। सारी जो डिसीजन हम लेते हैं, हमें फैक्ट्स और डेटा पे काम करना होगा, न कि अपने पीएनएल को देख करके। फैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि जो डेटा बन रहे हैं, जो डेटा दिख रहे हैं, उसके ऊपर हमें डिसीजन लेना है, न कि हम ये होप में कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी। तो आपका सारा डिसीजन फैक्ट्स पे होना चाहिए और स्ट्रैटेजी बेस्ड होनी चाहिए। अगला पॉइंट, लॉसेस, कट लॉसेस बिफोर दे डैमेज यू। स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कैपिटल। अगर हमारी कैपिटल खत्म हो गई, इसका मतलब हमारे पास अगले दिन ट्रेड करने का कोई मौका नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपनी कैपिटल को बचा करके रखनी है और आपको इस तरीके से पोजीशन साइज करना है कि आपके कैपिटल में 2% से ज्यादा का लॉस किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अब 2% कैसे? सपोज कीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और मैं ऑप्शन बायर हूं और मुझे ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करना है। अब 1 लाख के फंड पे मेरे हिसाब से मैक्सिमम आपको 2 लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करनी चाहिए। यानी 2 लॉट मतलब 65 शेयर का लॉट हो गया, 2 लॉट मतलब 120 शेयर आपके हो गए 1 लाख के फंड पे। अब मैं 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो 120 शेयर 120 शेयर 2 लॉट हो गए इंटू 20 पॉइंट, यानी आपका लॉस आएगा अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो करीब करीब 2400-2500 रुपया ब्रोकरेज मिला करके। और 1 लाख के फंड पे अगर आप देखेंगे तो आपका लॉस आएगा 2.5%। तो इसका मतलब अगर 1 लाख के फंड पे आप 4 लॉट कर रहे हैं तो 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको 5% का लॉस हो जाएगा। अगर 1 लाख के फंड पे आप 8 लॉट कर रहे हैं और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको 10% से ज्यादा का लॉस हो जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन ये है कि पोजीशन को हमें ओवर लिवरेज नहीं करना है। 1 लाख के फंड पे मैक्सिमम रिस्क मुझे 2% से ज्यादा 2.5% से ज्यादा कैपिटल पे नहीं देना है। उसके लिए मुझे पोजीशन साइज कम करनी होगी। अगर मैं 50,000 से काम कर रहा हूं, मेरे पास 50,000 का कैपिटल है, तो उस केस में ऑप्शन ट्रेडिंग में आप मैक्सिमम 1 लॉट से ही काम कीजिए, क्योंकि 65 शेयर का लॉट है। 20 पॉइंट का मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस भी रखा तो 1200-1300 रुपए का आपको नुकसान होगा। तो 50,000 पे 1200-1300 का अगर नुकसान होता है तो आप ये मान के चलें कि आपको 2-3% से ज्यादा का नुकसान नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक मार्केट में लॉसेस को आपको बचा करके रखना है ताकि आप अगले दिन ट्रेड कर पाएं और आपके पास कैपिटल बनी रहे। तो कट योर लॉसेस बिफोर दे डैमेज यू। इसके लिए बड़े लॉस नहीं लेना है और उसके लिए पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना बहुत जरूरी है। कई बार ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं वो पोजीशन साइजिंग हमारी इमोशनल पोजीशन साइजिंग हो जाती है। यानी कि बहुत बड़ी पोजीशंस पे ट्रेड करते हैं या फिर बहुत छोटी पोजीशंस पे ट्रेड करते हैं। यानी कि कई बार हमें ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो हम बड़ी पोजीशंस पे ट्रेड करते हैं, लो कॉन्फिडेंस है तो कम पोजीशंस पे ट्रेड करते हैं। बट पोजीशन साइज को डिटरमाइन करने का तरीका है कि आपका जितना बड़ा स्टॉप लॉस है उसको आप एक स्टॉप लॉस निकालिए कि आपने सपोज कीजिए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। तो कैपिटल पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपके कैपिटल पे किसी भी कंडीशन में 2% से ज्यादा हिट नहीं आना चाहिए। उसी के हिसाब से आपको पोजीशन साइज रिड्यूस या इंक्रीज करनी है। सपोज कीजिए अगर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और एक लॉट में 2400 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है तो 1 लाख के फंड पे आपको एक ही लॉट ट्रेड करना है। तो इस तरीके से आपको रिस्क, पहले डिस्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस निकालना पड़ेगा कि आपके एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कितना है, मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, और वो लॉस अगर हिट हो जाए तो किसी भी केस में 2 या 3% मैक्सिमम, उससे ज्यादा लॉस आपके कैपिटल पे नहीं हो। उस तरीके से आपको पोजीशन साइज को डिसाइड करना है। हमें कभी भी इमोशनल साइज नहीं करना है कि अच्छा लग रहा है तो कोई भी क्वांटिटी आपने खरीद ली। यानी कि ट्रेडिंग जो हमें करना है, ट्रेडिंग हमें पीएनएल को ट्रेड नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को देख के ट्रेड नहीं करना है, हमें मार्केट को ट्रेड करना है, मार्केट के चार्ट्स को ट्रेड करना है, जो हमने सिस्टम बनाया है उसको ट्रेड करना है। मनी से अटैचमेंट
नहीं करनी है। नॉर्मली यही प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, जिससे हमें ट्रेड डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। तो ट्रेड का जो फोकस होगा वो आपका नॉर्मल टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, और इसके बेसिस पे क्या मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो बन रहा है, इसके बेसिस पे फोकस करके आपको ट्रेड डिसीजन लेने हैं। कई बार लाइव मार्केट में हमें सेटअप नहीं मिलते हैं। नो सेटअप यानी मींस नो ट्रेड, यानी कि अगर मैं पीसीआर पे ट्रेड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल पुट कॉल रेशियो अगर 1 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यानी एकदम बैलेंस डेटा है, तो उस केस में कॉल एंड पुट दोनों की वैल्यू डिके हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि सेटअप नहीं है, हमारा कोई भी सेटअप नहीं है। तो अगर मेरा सेटअप नहीं है तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है। यानी कि विदाउट सेटअप ट्रेड लेने से रिस्क क्या है, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लीड्स टू लॉसेस। अगर आप लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड करेंगे तो बार बार निकल जाएंगे, इमोशनल डिसीजंस आपका हो जाएगा, मेंटल और इमोशनल ड्रेन होने लग जाते हैं, क्योंकि जब बार बार लॉस होंगे तो आप इमोशनली वीक हो जाएंगे। इसलिए जब आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो, क्लियर ट्रेंड हो, और आप राइट स्टॉप लॉस जब मिल रहा हो, उसी समय आपको ट्रेड लेना चाहिए। और जब मिक्स डेटा मिल रहे हैं तो उस समय हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक और प्रो पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना है। और सेटअप क्लियर नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना है, जो दिख रहा है उस पे ट्रेड करना है, न कि कुछ भी हमें, जैसे पीसीआर पॉजिटिव दिख रहा है तो कॉल सोचना है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव दिख रहा है तो कॉल सोचना है, एडवांस डिक्लाइन नेगेटिव दिख रहा है तो पुट सोचना है। यानी जो दिख रहा है वही करना है। रिएक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग, रिएक्ट टू व्हाट हैज हैपेंड पे नहीं जाना है, कल क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। जो हमें दिख रहा है प्रेजेंट, उसके ऊपर हमें एक्ट करना है। आपको आपका ड्रॉ डाउन पेन पहले से पता होना चाहिए। ड्रॉ डाउन पेन का मतलब क्या हो गया, जो मैंने अभी एग्जांपल के साथ सिखाया कि 30 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है, अगर वो हिट हो जाए तो मेरा पेन लेवल कितना है, ड्रॉ डाउन पेन यानी लॉस पेन, और कितने परसेंट मेरे कैपिटल पे नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। आज के दिन में जो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा लॉस का रीजन क्या है कि 1 लाख के फंड पे आप देखिएगा कम से कम 10, 15, 20 लॉट में आप ट्रेड करते हैं। और मैं सपोज कीजिए 1 लाख के फंड पे मैंने 15 लॉट ले लिया, यानी 15 इंटू 65, ये कुल मिला के 975 शेयर्स हो गए। और मुझे अगर 20 पॉइंट का भी हिट हो गया तो 20,000 रुपए मेरे चले गए, विच इज 20% ऑफ योर कैपिटल इन वन ट्रेड। यानी कि आप 5 ट्रेड में आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी, यू आर आउट ऑफ द मार्केट। तो बेसिकली हमें किसी भी कंडीशन में ड्रॉ डाउन, अगर मेरा लूजिंग डे हो तो उस दिन आपको मैक्सिमम 5% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया आपने एक ट्रेड लिया, आपको नुकसान हो गया 2-2.5% का, फिर आपने एक और अटेम्प्ट लिया, एक और ट्रेड लिया, उसमें भी आपको नुकसान हो गया, यानी 5% से ज्यादा आपका ड्रॉ डाउन एक दिन का नहीं होना चाहिए। यह आपको लिमिट माननी पड़ेगी। नहीं तो फिर अगले दिन आप अगर 10-10, 20-20% का ड्रॉ डाउन लेंगे तो अगले दिन फिर एक ही दिन में आपके 40% दो ट्रेड में खत्म हो जाएंगे, और फिर कल आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा ट्रेड करने के लिए। तो की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवर लिवरेजिंग को हमें ध्यान में रखना है। एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ ही ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। और जो पोजीशन साइज की कैलकुलेशन होगी, ये पूरा का पूरा ये सोच करके आपको करना है कि मुझे अगर लॉस हो जाए तो मेरे को 2.5% से ज्यादा नुकसान ना हो। ईगो ट्रेडिंग में कोई मैटर नहीं करती। लॉस हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, हमें ईगो पे ट्रेड नहीं करना है, हमें इंडिकेटर पे ट्रेड करना है। और कॉन्फिडेंस जो आपका होगा, उसके मेनली पिलर्स जो है मार्केट के ट्रेडिंग के, वो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएंगे, जब आप अपना बैक टेस्टिंग करेंगे, आप अपने मॉडल्स पे काम करेंगे, आप अपना रूल बेस्ड काम करेंगे, तभी आपके कॉन्फिडेंस आएंगे। और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप कंसिस्टेंट हो पाएंगे। लॉस को हमेशा कंट्रोल में रखना है। ये बार बार मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं क्योंकि लॉस ही क्या होता है कि एक ट्रेडर्स मार्केट से साफ हो जाता है। तो लॉस को कंट्रोल करना है, और लॉस के लिए आपको अपने कैपिटल पे 2-2.5% से ज्यादा का लॉस नहीं देना है। फ्लेक्सिबल मार्केट में रहना, यानी कि मार्केट में ऐसा नहीं है, व्यू को आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रखना होगा। व्यू फ्लेक्सिबल का मतलब ये हो गई कि अगर डेटा पॉजिटिव है तो मैं कॉल ऑप्शन में हूं, और डेटा अगर चेंज हो रहा है तो आपको अपना व्यू चेंज करके कॉल ऑप्शन से निकल के पुट ऑप्शन की तरफ जाना होगा। यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ व्यू होना चाहिए, न कि हमें एक स्टबर्न बिहेवियर के साथ ट्रेड करना चाहिए, रादर देन कि जो दिख रहा है उसके हिसाब से हमें अपने व्यू को कंक्लूड करना चाहिए।
अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी ट्रेड डिजर्व्स अ सेम पोजीशन साइज, ऐसा नहीं है। हर ट्रेड में सेम पोजीशन साइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोजीशन साइज डिपेंड करती है स्टॉप लॉस पे, पोजीशन साइज डिपेंड करता है सेटअप पे, पोजीशन साइज डिपेंड करता है विक्स पे कि कितनी ज्यादा मार्केट में विक्स है, पोजीशन साइज डिपेंड करता है मार्केट की एटीआर पे कि एवरेज ट्रू रेंज ज्यादा है तो पोजीशन साइज कम होगी, और एटीआर छोटी है तो पोजीशन साइज आपकी ज्यादा होगी। तो हर ट्रेड में सेम पोजीशन साइज नहीं होनी चाहिए, वो आपको एडजस्ट करना चाहिए। आज के दिन में 90% ऑप्शन बायर हर ट्रेड में सिमिलर काइंड ऑफ पोजीशन साइज रखते हैं, और उनका पोजीशन साइज डिपेंड करता है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। नहीं, पोजीशन साइज डिपेंड करना चाहिए आपके स्टॉप लॉस पे, एटीआर पे, विक्स के ऊपर। नाउ कभी भी हम ट्रेड करें, कोई भी आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, तो आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको फाइंड आउट करना चाहिए मेरा स्टॉप लॉस क्या है। आज के दिन में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो फर्स्ट आप टारगेट निकालते हो कि मेरा क्या टारगेट होगा, मुझे कहां प्रॉफिट बुक करना है। नहीं, आप बिफोर टेकिंग अ पोजीशन आपको यह फाइंड आउट करना होगा कि मेरा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। देन सेकेंड स्टेप आता है कि स्टॉप लॉस ये लेवल बना तो उसके हिसाब से मुझे पोजीशंस कितनी लेनी है ताकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर हिट हो जाए तो मैं इस लॉस को इस लॉस को बर्दाश्त कर पाऊं। तो बेसिकली स्टॉप लॉस फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड, यानी कि अभी हम लोग क्या करते हैं, हम फर्स्ट क्वांटिटी लेते हैं, देन हम टारगेट की तरफ देखते हैं। नहीं, फर्स्ट आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होगा, देन आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट, ट्रेड स्मॉलर व्हेन परफॉर्मेंस ड्रॉप्स। कई बार हमारी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती, कभी प्रॉफिट कभी लॉस होंगे। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली 2-3 दिन ड्रॉप कर गई, आप लॉस में जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो उस केस में आपको अपनी पोजीशन साइज कम कर देनी चाहिए और केवल वेट करना चाहिए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के ऊपर। वीक एग्जीक्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, और हमें वैसे सेटअप्स का वेट करना चाहिए जो बहुत ज्यादा क्लियर ट्रेंड मिल रहा है और पोजीशन साइज थोड़ी रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट वी कैन रिगेन द कॉन्फिडेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर एवरेज योर लूजिंग ट्रेड्स, खासतौर से ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके होती है, और ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं वो समय के साथ डिके हो जाते हैं। यानी अगर आप ऑप्शंस में एवरेज करेंगे तो ऐसे ऑप्शंस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आप एवरेज आउट कर रहे हैं जिसके टाइम के साथ साथ वैल्यू डिके हो रही है। तो ऑप्शन में कभी भी हमें एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एवरेज करने के बाद आप कभी भी अपना स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं, और उसके बाद आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक तो पोजीशन साइज उतनी ही लेनी है जितना आप रिस्क लॉस को बर्दाश्त कर सकें, यानी कि स्टॉप लॉस के डिस्टेंस से आपने पोजीशन साइज ले ली, और उसके बाद अगर आप एवरेज आउट कर रहे हैं तो आप अपने रूल को ब्रेक कर रहे हैं। तो एवरेज आउट कभी भी लूजिंग पोजीशंस में हमें ऑप्शंस में खास तौर से नहीं करनी चाहिए। हां, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपने रिलायंस खरीदा, इंफोसिस खरीदा, टीसीएस खरीदा, और वो आपको सस्ते भाव पे मिल रही है, वहां पे आप एवरेज कर सकते हैं क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है। बट अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हैं, खास तौर से वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें कभी भी लूजिंग पोजीशंस को एवरेज आउट हमें नहीं करनी चाहिए। एक और, डू नॉट लेट बिग गेन्स टर्न्स इनटू बिग लॉसेस, यानी कि आपने प्रॉफिट कमा लिया, सपोज आप 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, तो कम से कम 50% में हमें पोजीशंस बुक कर लेना चाहिए, और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब यह हो गया कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं ऊपर की तरफ, जैसे जैसे प्रॉफिट्स आपकी पोजीशन में, प्रॉफिट्स में जा रही है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी लूजिंग पोजीशंस, आपकी गेनिंग पोजीशंस लॉस में नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपने 100 रुपए में कॉल ऑप्शन ली, वो 140 की हो गई और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, और वापस से वो 80 रुपीज आ गए और आपको गेनिंग पोजीशन से आप लूजिंग पोजीशन में आ गए। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर 100 रुपीज से 140 हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में कम से कम आप 70% 80% पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, और बाकी पोजीशंस में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं, विच इज अराउंड अ बाइंग प्राइस। तो नेवर, डू नॉट लेट बिग गेन्स इनटू अ बिग लॉसेस।
उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एडजस्ट साइज पोजीशन साइज विथ व्हेन रिस्क इज एक्सपेंडिंग, यानी कि अगर विक्स बढ़ रही है, विक्स सपोज 20 हो गई तो इसका मतलब ऑप्शंस के प्रीमियम एक्सपैंड हो गए तो आपको पोजीशन साइज कम करनी है। विक्स अगर 25 हो गई तो मार्केट में प्रीमियम्स की वैल्यू और बढ़ गई, आपका स्टॉप लॉस और बड़ा हो जाएगा तो पोजीशन साइज और कम कर देनी है। अगर विक्स 30-35 हो गई तो बहुत बड़े बड़े प्रीमियम्स हो गए, उस समय हमें ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। तो डिपेंडिंग ऑन द विक्स, डिपेंडिंग ऑन द एटीआर एवरेज ट्रू रेंज, हमें पोजीशन साइज को एक्सपैंड या रिड्यूस करना है, न कि सेम पोजीशन साइज हर ट्रेड में रखना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, तो स्टॉप लॉस हमेशा नॉइज लेवल से दूर रखना चाहिए। नॉइज कहां पे होता है, जहां पे बहुत सारी ट्रेडिंग हुई है वो उसे हम बोलते हैं नॉइज लेवल, यानी जो लेवल बार बार सपोर्ट लेवल के आसपास आपको दिख रहा होगा ना, वहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुई होगी, तो वो नॉइज लेवल हो गया, उससे उसके आसपास आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपके हिट होने के चांसेस है। तो ऑलवेज प्लेस अ स्टॉप लॉस बिलो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर मान लीजिए 90 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आ रहा है तो आपको 85 पे स्टॉप लॉस रखना है। अगर सपोज कीजिए 80 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आ रहा है तो आपको 75 का रखना है। जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है वो सपोर्ट लेवल होंगे तो स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। तो प्लेस स्टॉप लॉस बियॉन्ड द नॉइज लेवल। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग कि आप जो भी ट्रेड करें, हर दिन ट्रेड करें, मगर उसको एक डायरी बनाइए, और सक्सेस हुआ तो क्यों सक्सेसफुल आपका ट्रेड हुआ, और अगर आपने लॉस दिया तो वो ट्रेड क्यों लॉसिंग गया। अगर आप इस तरीके से जर्नलिंग करेंगे, एक राइटअप बनाएंगे, कुछ नहीं, आप 15-20 मिनट शाम को कभी भी आप फ्री बैठे तो 15-20 मिनट अपने ट्रेड्स के बारे में एनालाइज करके लिखिए, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और एक साइड में नेगेटिव पॉइंट। आप अगर ये चीज 3 महीने भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कमी कहां है और कहां कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ट्रेडिंग जर्नलिंग करना बहुत जरूरी है, हर ट्रेडर को एक अपनी डायरी मेंटेन करनी चाहिए। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मल्टीपल स्ट्रैटेजी के पीछे ना भाग करके हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, मास्टर करना चाहिए। जैसे मैं पीसीआर डेटा पे पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूं, एक ही डेटा पे फोकस होके, एक ही रूल पे, उससे क्या फायदा है कि आपको मास्टरी मिलती है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं मल्टीपल स्ट्रेटजी के पीछे भागता रहूं, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी पे हम काम करें जिसका सक्सेस रेशियो अच्छा है और अल्टीमेट प्रॉफिट बन सके। और उसके लिए आप अगर एक्सपर्टीज और मास्टरी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे कर पाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपको लेवल्स, डेटा का बिहेवियर, इंडेक्स का बिहेवियर, सारी की सारी क्लैरिटी आपको, अगर आप फोकस्ड वे में काम करेंगे तो और जल्दी पकड़ में आती है। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ ट्रेडिंग प्रो टिप्स थे जो मैंने फटाफट आप सभी को बताने की कोशिश करी। इसमें आपको हर पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, पोजीशन साइजिंग पे, स्टॉप लॉस पे, एवरेजिंग पे, इन सब पे ध्यान रखते हुए ये जो टिप्स है इसको आप लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये सब पॉइंट्स से आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।